पिछली बार जल पर आके मुझे एक इम्पॉसिबल चैलेंज दे देता है और उस चैलेंज को पार करने के लिए मुझे स्कॉर्पियो की मदद लेनी पड़ती है। मैं वो चैलेंज तो जीत गया था, लेकिन मेरी स्कॉर्पियो पूरी तरीके से बर्बाद हो गई थी। अब मैं अपने घर में बैठे बैठे बस दुख मना रहा था। मेरी स्कॉर्पियो क्लासिक, जिसे मैंने अपनी प्यार, मेहनत और पैसा लगा के रिस्टोर किया था, वो सारी की सारी बर्बाद हो चुकी थी और मेरे पास इतने पैसे और सामान भी नहीं था कि मैं स्कॉर्पियो को फिर से पहले के जैसा बना दूं। और अब जब मैं अपना गम मनाते हुए बैठा ही था तो इतने में दरवाजे की घंटी बजती है। अरे हाय करे बाबू। अब ये चेक करने के लिए कि दरवाजे पे कौन है, मैं फौरन अपनी जगह से उठता हूँ और दरवाजा जाके खोल देता हूँ। पर दरवाजा खोलते ही मुझे कुछ अजीब दिखाई देता है। मेरे घर के सामने दो ब्लैक कलर की स्कॉर्पियोस खड़ी हुई थी और इन दोनों का नंबर देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने इन दोनों गाड़ियों को पहले भी कहीं देखा है। अब मैं उन दोनों गाड़ियों के पास जाके उन्हें चेक कर रहा था और थोड़ी देर चेक करने के बाद मुझे समझ में आ गया था कि ये दोनों गाड़ियाँ आखिर किसकी है। और जैसे ही मुझे ये बात रियलाइज होती है तो मेरे पीछे से एक आवाज आती है, चल रे चुपचाप गाड़ी में बैठ जा। और ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि मावेश के बॉडीगार्ड की थी। मैं पीछे मुड़ के उसे देखता हूँ तो वो मुझे बोलने लगता है, तुझे क्या लगा था तुम हमें इग्नोर करेगा तो तू हमसे बच जाएगा? चुपचाप हमारे साथ चल। चलना तो पड़ेगा। अब इन दोनों की बात मानने के सिवा मेरे पास और कोई चारा नहीं था, तो मैं उन्हें बोल देता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। फिर उसके बाद मैं उनकी गाड़ी में बैठ जाता हूँ, पर गाड़ी में बैठने पर पता चलता है कि उनकी गाड़ी का एसी तो बहुत ज्यादा ठंडा है, इसकी वजह से मैं थर-थर कांपे जा रहा था। उसके बाद मावेश का दूसरा बॉडीगार्ड भी उसकी गाड़ी में बैठ जाता है। फिर वो दोनों गाड़ियों को स्टार्ट करते हैं, काफी तेज यू टर्न मारते हैं और मुझे मेरे घर से लेके चले जाते हैं। ये मावेश के गुंडे मुझे कहाँ लेके जा रहे थे मुझे इस बात का कोई आइडिया नहीं था, पर मैं इतना जरूर जानता था कि मावेश को मुझसे कोई ना कोई काम जरूर होगा, तभी वो मुझे बुलाता है। मैं मन ही मन ये सोच रहा था कि मैं कब मावेश का पूरा पैसा चुका पाऊंगा और कब तक वो मुझसे इसी तरह काम लेते रहेगा। और फिर लगभग 10 मिनट तक ड्राइव करने के बाद मावेश के दोनों बॉडीगार्ड अपनी स्कॉर्पियो को एक खाली पार्किंग लॉट के अंदर पार्क कर देते हैं। अब दोनों गाड़ियां पार्किंग में लग गई थी और वो लोग मुझे गाड़ी से उतरवाते हैं और मुझे बोलने लगते हैं, अब तो सब भाई के हाथ में है बबुआ। तुझे पता है लास्ट टाइम बॉस ने इधर ही एक को टपकाया था, इसका मतलब अगला नंबर तेरा है। बाबू मरने वाला तू। ये सारी बातें सुनने के बाद मैं काफी खौफ में आ गया था और मुझे अपनी जान की अब फिक्र होने लगी थी। मैं मावेश का इंतजार करने के सिवा और कुछ नहीं कर सकता था। और 10 मिनट इंतजार कराने के बाद आखिरकार मावेश वहाँ पे आ ही जाता है। वो काफी गुस्से में था और उसके इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे थे। डर के मारी मेरी पैंट लगभग गीली होने वाली थी और उसके बाद फिर मावेश अपनी गाड़ी से उतरता है, मुझे गुस्से वाली नजर से देखता है और फिर चल के मेरे पास आता है और मुझे बोलने लगता है, अरे क्यों रे छोकरे, खुद को बहुत स्मार्ट समझता है, मेरा फोन क्यों नहीं उठाया तूने? अरे मावेश भाई, मेरी स्कॉर्पियो टूट गई थी और वो स्कॉर्पियो के अंदर मेरा फोन था तो मेरा फोन भी टूट गया, इसलिए मैं आपका फोन नहीं उठा पाया। तुझे फोन उठाने में बहुत तकलीफ होती है ना, तेरी ये परेशानी मैं अभी दूर कर देता हूँ। ये सुन के मैं खुश हो गया था तो मावेश से बोलने लगता हूँ कि क्या आप मेरा कर्जा माफ कर रहे हो? अरे नहीं रे पगले, तुझे इस दुनिया से साफ कर रहा हूँ। मावेश ने मेरे ऊपर गन तान दी थी जिसकी वजह से मैं बुरी तरीके से डर गया था, तो मैं मावेश से गिड़गिड़ा के बोलने लगता हूँ, मावेश भाई आप बात पे गन क्यों निकाल लेते हो? अगर आपका कोई काम है तो मुझे बताओ, मैं कर दूंगा। तू सच बोल रहा है? और फिर मावेश मेरी ये बात सुन के अपनी गन नीचे कर लेता है। उसके बाद वो अपने दोनों पंटरों से कुछ डिस्कशन करता है और फिर मुझे बोलने लगता है, अगर ऐसा है तो तेरे लिए मेरे पास एक काम है, तुझे जाना पड़ेगा हमुनात्र। मैं मावेश से पूछता हूँ ये हमुनात्र क्या है? वो तुझे वहाँ जाने के बाद पता चल जाएगा। वहाँ पे तुझे एक पुरानी चप्पल की फैक्ट्री मिलेगी, वहाँ मत जाना। उसके बाजू में एक काला कुआं है जो पूरा सूख चुका है, उस कुएं के अंदर एक सोने की चिड़िया है, वो तुझे लेके आनी है। ये बातें समझाने के बाद मावेश अपनी गाड़ी में बैठ जाता है और उसका पंटर मुझसे बोलने लगता है, काश तू वापस आए, कि आज तक जो वहाँ पे गया ना कभी वापस नहीं आया। बेस्ट ऑफ लक बच्चे, चल रहे बिट्टू। इसके बाद ये लोग सब अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं और अपनी गाड़ियों को स्टार्ट करके वहाँ से चले जाते हैं। अब ये लोग चले तो गए थे लेकिन इन्होंने मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा काम ला के रख दिया था और उनकी बातें सुन के लग रहा था कि काम काफी खतरनाक है। अब मैं वापस अपने घर में आ गया था और सोच रहा था कि इस काम को आखिरकार अंजाम कैसे दिया जाए। यह हमुनात्र नाम की जगह मैं पहली बार सुन रहा था, तो इस जगह के बारे में और जानने के लिए मैंने थोड़ी रिसर्च करना स्टार्ट कर दी। मैंने इंटरनेट पे इस जगह के बारे में कई सारे आर्टिकल्स पढ़े। थोड़ा रिसर्च करने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि ईस्ट साइड की एक सिटी है और वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उड़ के जाया जा सकता था, पर वहाँ पे जाने के लिए कोई भी ऐसी नॉर्मल कमर्शियल फ्लाइट अवेलेबल नहीं थी। वहाँ पे सिर्फ प्राइवेट प्लेन को बुक करके जा सकते थे जो कि काफी ज्यादा महंगा था। और अब प्राइवेट प्लेन के लिए पैसे निकालने के लिए मेरे पास बस एक ही रास्ता था। अपने दिल पे पत्थर रख के मैं एक और मुश्किल फैसला करने जा रहा था। मेरी स्कॉर्पियो तो पहले से बर्बाद हो ही चुकी थी और अब इस प्राइवेट प्लेन की फीस भरने के लिए मैं अपने नए नवेली टार्जन को गिरवी रखने जा रहा था। मैं टार्जन को लेके अपने घर से निकलता हूँ और ड्राइव करते करते हम सीधा पहुँच जाते हैं अरमान भाई की वर्कशॉप में। वहाँ पहुँचते ही मैं टार्जन को बोलता हूँ कि वर्कशॉप के अंदर पार्क हो जाओ। अब गाड़ी वर्कशॉप के अंदर आ चुकी थी और फिर उसके बाद अरमान भाई को मैं बोलने लगता हूँ कि मुझे इस गाड़ी को आपके पास गिरवी रखना है और उसके बदले मुझे आपसे कुछ पैसे चाहिए। अरमान भाई पूरी गाड़ी का अच्छे तरीके से जायजा लेते हैं, फिर उसके बाद मुझे बोलने लगते
सकते हैं? हाँ तो कितना पैसा चाहिए तुझे इस गाड़ी का? मुझे इस गाड़ी के लिए 60 लाख रुपए चाहिए। ये अमाउंट सुनने के बाद अरमान भाई थोड़ी सोच में पड़ जाते हैं और फिर गाड़ी के पास आके मुझे बोलने लगते हैं, देख यार, ये कस्टम बनाई हुई गाड़ी है, ज्यादा से ज्यादा मैं तुझे इसके लिए 40 लाख दे सकता हूँ, 1 रुपए कम ना ज्यादा, वो भी सिर्फ और सिर्फ 5 दिन के लिए उधार दूंगा। 5 दिन में पैसा देना और अपनी गाड़ी उठा के लेके चल जाना यहाँ से, वरना मुझे इस गाड़ी को बेचना पड़ेगा। अब ये बात सुनकर मैं काफी घबरा गया था क्योंकि मैं टार्जन को खोना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी तो मैं इस बात के लिए हाँ कर देता हूँ। और फिर उसके बाद अरमान भाई मेरे बैंक अकाउंट में 40 लाख रुपए ट्रांसफर कर देते हैं। मेरे बैंक अकाउंट में पैसे आ गए थे तो मैं शुक्रिया बोलता हूँ और वहाँ से निकल जाता हूँ। मैंने सोच के रखा था कि जैसे ही मेरा काम हो जाएगा मैं अपने टार्जन को यहाँ से वापस लेके चले जाऊंगा। अब क्योंकि मैं एक ऐसी जगह जा रहा हूँ जिसके बारे में मैंने पहले कभी नहीं सुना, उसके लिए मुझे थोड़ी तैयारी करने की जरूरत थी। तो वो सारी तैयारी करने के लिए मैं भागते भागते पहुंच गया सीधा अपने सिटी के एम्यूनेशन स्टोर में। अब क्योंकि एक लंबा और जानलेवा सफर होने वाला है, इसके लिए मुझे काफी सारी चीजों की जरूरत थी। स्टोर में घुसते बराबर मेरी नजर गई कपड़ों पे। जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ का मौसम ठंडा है गर्म मुझे नहीं पता, तो मैं हर टाइप के कपड़े खरीद लेता हूँ। कपड़े लेने के बाद मैं कुछ जरूरत के सामान जैसे चाकू और केरोसिन खरीद लेता हूँ और एडवेंचर शूज खरीदना तो बिल्कुल नहीं भूलता। अब मैंने लगभग सारी चीजें खरीद ली थी। सारी चीजों को खरीदने के बाद जब मैं बिल बनाने के लिए कैशियर के पास गया तो वो मुझे बोलने लगता है, मेरे ख्याल से जहाँ पे आप जा रहे हैं वहाँ पे शायद आपको गन की जरूरत भी पड़े, तो एक खरीद लो। उस कैशियर की बात में दम तो था, तो उसकी बात मानते हुए मैं उससे गन भी खरीद ही लेता हूँ और मैं सारी चीजों को अपने बैग में पैक कर लेता हूँ और मैं पूरी तरीके से तैयार था मुनाफ्तर जाने के लिए। अब सबसे पहले मुझे पहुंचना था एयरपोर्ट, लेकिन मेरे पास तो कोई गाड़ी थी नहीं। मैं अपना फोन निकाल के फटक से कैब बुक कर लेता हूँ और लगभग आधा घंटा इंतजार करने के बाद कैब वाला आ जाता है। मैं फटाफट भागते हुए अपनी टैक्सी में बैठ जाता हूँ और वो मुझसे पूछता है, सर कहाँ जाना है आपको? मुझे जाना है रस्ती कढ़ाई का एयरपोर्ट जो लंदन में। रस्ती कढ़ाई जो लंदन में है, ठीक है चल मेरी धन्नो। फिर वो कैब वाला मुझे लेके वहाँ से निकल जाता है और लगभग आधे घंटे का सफर करने के बाद मैं एयरपोर्ट आके घर पहुँच जाता हूँ। पहुँच गए साहब, पैसा लो पैसा। मैं ड्राइवर को टैक्सी का किराया दे देता हूँ और उसके बाद मैं टैक्सी से उतर जाता हूँ। अब टैक्सी के जाने के बाद मैं फटाफट भागते हुए एयरपोर्ट के अंदर एंट्री कर लेता हूँ। अब मैं अपने प्राइवेट जेट की तरफ जा रहा था, लेकिन वो रास्ता काफी ज्यादा लंबा था और तभी रास्ते में मुझे एक टीयूजे वाला दिखाई देता है, तो मैं उसे बोलता हूँ कि भैया क्या आप मुझे लिफ्ट दोगे? बिल्कुल मियाँ, आके बाजू में बैठ जाओ। ये सुन के मैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए फटाफट टीयूजे वाले के साथ बैठ जाता हूँ। चलो चले चलो चले। ओहो, अब हम दोनों मिलके एयरपोर्ट के स्टेशन जा रहे थे जहाँ पे हमारा प्राइवेट जेट खड़ा हुआ था। वैसे मियाँ तुम जहाँ कहाँ रहे जी? मैं हमुनाप्त्र जा रहा हूँ। हाँ मियाँ, वो तो मुर्दों की नगरी है। क्या? हमुनाप्त्र मुर्दों की नगरी? कैसे? जो भी वहाँ पे जाता है कभी वापस नहीं आया। अब टीयूजी वाला ये कुछ अजीब अजीब बातें किया जा रहा था, पर इसकी बातों को मैंने एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। और 10 मिनट तक एयरपोर्ट पे ऐसे चलने के बाद फाइनली हम उस स्टेशन पे पहुंच गए थे जहाँ पे हमारा प्राइवेट जेट खड़ा हुआ था। वहाँ पे पहुँचते ही मैं फटाक से टीयूजी से उतरता हूँ और अपने प्राइवेट जेट को देखने लगता हूँ और इसे देखते ही मेरे होश उड़ जाते हैं। इस प्राइवेट जेट को बुक करने के लिए मैंने 30 लाख रुपए खर्चा किए थे और ये इतना ज्यादा लग्जरी था कि इसे देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा पूरा पैसा वसूल हो गया है। पर तभी मेरे प्राइवेट जेट का पायलट का फोन आता है और मुझे बोलने लगता है, हेलो मिस्टर फ्रैंक बडी, आप वर्कशॉप में आ चुके हैं? हाँ मैं वर्कशॉप नंबर 4 में पहुंच चुका हूँ। क्या कहा? वर्कशॉप नंबर 4? नहीं, आपको वर्कशॉप नंबर 7 में आना है। अब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं गलत वर्कशॉप में आ गया था, तो मैं उनकी बताई हुई वर्कशॉप की तरफ निकल पड़ता हूँ। मैं भागते भागते फाइनली आखिरकार वर्कशॉप नंबर 7 की तरफ पहुंच जाता हूँ, लेकिन वहाँ पे पहुंच के मुझे मिलती है बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट। हेलो सर जी, ये रहा आपका प्लेन। ये प्लेन को देख के मैं बुरी तरीके से चौंक गया था। ये प्लेन काफी ज्यादा पुराना और भद्दा दिख रहा था। मुझे पायलट के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था, तो मैं उससे बोलने लगता हूँ कि क्या मेरे साथ मजाक कर रहे हो? ये प्लेन तो उड़ भी नहीं पाएगा ठीक से। अरे सर, ये प्लेन पुराना जरूर है पर ये उड़ता बहुत अच्छा है सर। मैं उससे बोलता हूँ कि ये क्या खाक उड़ने वाला है? अरे सर, इस प्लेन की एक खास बात बताऊं, ये प्लेन वर्ल्ड वॉर 2 में इस्तेमाल हुआ था। आप फिक्र बिल्कुल मत कीजिए, और अगर आप मेरे साथ नहीं जाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, वैसे भी 30 लाख रुपए में आपको कोई भी हमुनात्रा लेके नहीं जाएगा। ये पायलट अब मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहा था और क्योंकि मेरे पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं था, तो मैं इसके साथ चलने के लिए हाँ बोल ही देता हूँ। बहुत बढ़िया सर, तो चलते हैं हमुनात्र। अब मैं उड़ने के लिए अपना गियर पहन लेता हूँ और इस गियर में काफी ज्यादा अजीब लग रहा था। चलो सर, जल्दी से प्लेन में बैठ जाओ। पर मैं तो इधर ही हूँ, चिल्ला क्यों रहे हो? सॉरी सर, पर जल्दी चलना होगा। फिर उसके बाद हम दोनों प्लेन में बैठने लगते हैं, लेकिन पायलट मुझे बोलता है कि मुझे सामने बैठना होगा क्योंकि इस प्लेन का पूरा कंट्रोल पीछे वाली सीट में है। हाँ, तो चलने के लिए तैयार? इतना कहने के बाद पायलट प्लेन का इंजन चालू कर देता है और प्लेन का प्रोपेलर घूमना शुरू हो गया था। ये प्लेन स्टार्ट होने के बाद मेरी और भी ज्यादा फटे जा रही थी क्योंकि ये प्लेन बुरी तरीके से वाइब्रेट कर रहा था। तो लेट्स गो। और फिर उसके बाद प्लेन रनवे पे चलना शुरू कर देता है। मावेश के मिशन से पहले तो मुझे इस बात की फिक्र थी कि ये प्लेन मुझे सही सलामत हमुनात्रा पहुंचा दे। टेक ऑफ की परमिशन मिल गई है। अब ये टाइम आ गया था कि जब प्लेन उड़ान बनने वाला था और पायलट जैसे प्लेन का लीवर पुल करता है तो उसके बाद प्लेन धीरे धीरे ऊपर हवा में जाना शुरू करता है। प्लेन 2 सेकंड तक तो हवा में रहता है, लेकिन तीसरे सेकंड में फिर से जमीन पे आ गिरता है। वीजी, ये क्या है? प्लेन उड़ क्यों नहीं रहा है? लगता है सर आपका वजन कुछ ज्यादा है। ये क्या बकवास है? 2 लोगों को लेके प्लेन नहीं उड़ सकता, ये तो कब आ रहा है? अबे मोटे चुप, इसे मैं उड़ा रहा हूँ। अब मैं इसे इसका लीवर खींच दूं।
और फाइनली काफी मुश्किलों के बाद हमारे प्लेन ने एक बहुत ही बढ़िया और लंबी उड़ान भर ही ली थी। यहाँ से हमारा हमुनाप्तर के लिए सफर शुरू हो गया था और प्लेन काफी बढ़िया तरीके से उड़ रहा था। ऐसे हवा में उड़ के मुझे काफी ज्यादा मजा आ रहा था। क्यों सर, अब तो आप मानते हो ना कि ये प्लेन हवा में अच्छे से उड़ सकता है? जानता हूँ मगर मानता नहीं। अब ऐसे सफर करते करते हमें 2 घंटे हो जाते हैं और पायलट के मुताबिक हमुनाप्तर पहुंचने के लिए 1 घंटा और बाकी था। इसी दौरान मुझे दिखाई देता कि हमारा प्लेन एक अननोन शहर के ऊपर से जा रहा है। मैं पायलट से चिल्ला के पूछता हूँ, स्टीवी ये कौन सी जगह है? चिल्ला मत मेरे बाप, वरना वो लोग घरों से बाहर आ जाएंगे। ये जगह काफी खतरनाक है, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। वो एडम प्लेन, अरे बचाओ! अरे नहीं। अब हमने वो अननोन सिटी को सक्सेसफुली पार कर लिया था और हमुनाप्तर अब सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट की दूरी पे था। फिर पायलट मुझे बोलने लगता है, सर हमुनात्र का मौसम बदलते रहता है, अपनी कान आंखें बचा के रखना। अब ये बात सुन के मुझे समझ में नहीं आया कि पायलट क्या कहना चाह रहा है। लेकिन थोड़ी देर के बाद हमें हमुनात्र शहर की बिल्डिंग्स दिखाई देने लगती है और जैसे ही हम उस शहर के करीब जाते हैं अचानक से मौसम बदलने लगता है। पहले तो अचानक से बादल आ जाते हैं और उसके तुरंत बाद एक रेतीले तूफान जैसा मौसम हो जाता है। मैंने कहा था ना सर, हमुनात्र का मौसम कभी भी बदलते रहता है। इस रेतीले तूफान की वजह से प्लेन हमारा डगमगाने लगा था। पायलट को बार बार बोल रहा था कि प्लेन को स्टेबल करो, प्लेन को स्टेबल करो। सर आप चिल्लाना बंद कीजिए, इसका संतुलन बिगड़ रहा है। और फिर जिसका डर था वही होता है। हमारा प्लेन पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल होकर गोल को गुलाटा मारना शुरू कर देता है। प्लेन के इंजन में बड़ी वाली खराबी आ चुकी थी और उसके बाद प्लेन सीधे जमीन की तरफ नीचे जा रहा था। सर लगता है क्रैश लैंडिंग करनी पड़ेगी, तैयार रहना। और फिर हमारा प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल होने के बाद एक बिल्डिंग से जाके टकरा जाता है, जिसकी वजह से उसका आधा हिस्सा पूरी तरीके से बर्बाद हो गया था। हमारे प्लेन ने क्रैश लैंडिंग तो कर दी थी, लेकिन गनीमत है कि हम दोनों सेफ थे और हमें सिर्फ छोटी मोटी खरीच आई थी। सत्यानाश, इस प्लेन के तो वड़े लग गए। क्रैश लैंडिंग की वजह से प्लेन में काफी ज्यादा नुकसान आया था और ये देख के मैं काफी घबरा गया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं हमेशा के लिए यहीं फंस के रह जाऊंगा। पर मुझे ऐसे देख के पायलट बोलने लगता है, सर आप फिक्र ना कीजिए, 4 घंटे में ये प्लेन पहले जैसा हो जाएगा। क्या तुम सही बात कर रहे हो? आप फिक्र ना कीजिए, मैं टूल किट लेके घूमता हूँ, आप अपना काम करके आइए जब तक मैं ये प्लेन तैयार करता हूँ। अब ये बात सुनने के बाद मुझे थोड़ी राहत मिलती है। मैं उसे बोलता हूँ, ठीक है भाई मैं आता हूँ अपना काम करके, और फिर मैं सीधा सिटी की तरफ चल देता हूँ मावेश के लिए सोने की चिड़िया ढूंढने के लिए। अब इस शहर में मैं आगे बढ़ जा रहा था, लेकिन इस शहर के बारे में कुछ तो अजीब ही बात थी। इस शहर में चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा ही सन्नाटा था। चारों तरफ पुरानी और टूटी फूटी बिल्डिंगें थी और आसपास मुझे एक भी इंसान नजर नहीं आ रहा था। अब कुछ बिल्डिंगों को पार करने के बाद जैसे ही मैं शहर के अंदर आता हूँ तो यहाँ का माहौल देख के मुझे थोड़ा शक होने लगता है। चारों तरफ मल्टीपल गाड़ियाँ जली हुई थी और देख के लग रहा था कि यहाँ पे कोई बहुत बड़ी जंग हुई है। मेरे दिमाग में कई सारे ख्याल आ रहे थे और मैं सोच रहा था यहाँ पे ऐसा क्या हुआ होगा, पर मैं यहाँ पे मावेश का काम करने आया था, इसलिए मैंने इन सब बातों पे ध्यान देना जरूरी नहीं समझा और फिर मैं फिर से अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ने लगता हूँ। अब ये शहर काफी बड़ा था और यहाँ पे चलते चलते मेरी हालत खराब हो रही थी और यहाँ पे कोई कार भी नहीं थी जिसके अंदर मैं अच्छे से ड्राइव कर सकूं। मेरे पैर अब बहुत ज्यादा दर्द करने लग गए थे और मैंने सोचा कि बैठ के आराम कर लूं, तभी मुझे दिखाई देती है मेरी सुनहरी किरण। सामने वाले चौराहे पे मुझे एक साइकिल खड़ी दिखाई देती है, जिसे देख के लग रहा था कि उसकी हालत अच्छी है और उसे मैं चला सकता हूँ। साइकिल देखते ही मैं बड़ा खुश होता हूँ और फटाफट भागते हुए मैं साइकिल के ऊपर चढ़ जाता हूँ और उसके बाद मैं साइकिल को लेकर निकल पड़ता हूँ अपनी तलाश करने के लिए। ऐसी जगह पे इतनी मस्त साइकिल का मिल जाना मेरे लिए किसी वरदान से कम नहीं था। मैं फटाफट साइकिल को भगाया जा रहा था और मैं हर तरफ चेक कर रहा था कि मुझे वो पुरानी चप्पल की फैक्ट्री कहाँ मिलती है। वो पुरानी चप्पल की फैक्ट्री ढूंढने के लिए मैंने लगभग आधा शहर का सफर साइकिल से ही तय कर लिया था, लेकिन इस शहर का सन्नाटा मुझे अभी भी खटक रहा था। इतना बड़ा शहर लेकिन इसमें कोई भी आदमी नहीं। इस जगह में कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ थी, पर मैं अपनी तलाश जारी रखता हूँ और फाइनली शहर के बीचों बीच मुझे आखिरकार जिसकी तलाश थी वो मिल ही जाता है। मुझे फाइनली मेरे सामने दिखाई देती है वो पुरानी चप्पल की फैक्ट्री, इसके बारे में मावेश बात कर रहा था। और अगर चप्पल की फैक्ट्री मेरे सामने है तो इसके बाजू में वो काला कुआं भी होगा और ठीक ऐसा ही होता है, मुझे काला कुआं भी दिखाई दे जाता है और मैं अपनी साइकिल को मोड़ के काले कुएं की तरफ लेके चले जाता हूँ। अब मैं काले कुएं के पास आ गया था तो मैं साइकिल से उतरता हूँ और उसके बाद मैं काले कुएं को चेक करने लगता हूँ, क्योंकि मावेश ने बोला था कि यहाँ पे उसके सोने की चिड़िया है। ये कुआं तो वैसे सूख चुका था लेकिन ये काफी ज्यादा गहरा था। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसके अंदर से सोने की चिड़िया लेके आऊँ तो आऊँ कैसे। और जब मैं इस कुएं की जांच कर रहा था इतने में मेरा पैर फिसल जाता है और मैं सीधा इस कुएं के अंदर गिर जाता हूँ। अब ये गनीमत थी कि यहाँ पे कुएं के नीचे काफी सारी रेत थी, जिस पे गिरने की वजह से मुझे ज्यादा चोटें नहीं आई थी और एक बड़ा हादसा होने से बाल बाल बच गया था। अब मैं काले कुएं के नीचे आ गया था और ये किसी सुरंग से कम नहीं लग रहा था। अब सोने की चिड़िया ढूंढने के लिए मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि थोड़ा बहुत इधर उधर ढूंढने के बाद मुझे दिखाई देती है सोने की चिड़िया। वो एक पत्थर के ऊपर रखी हुई थी और दूर से ही चमक रही थी। मैं भागते हुए सोने की चिड़िया के पास जाता हूँ और मैं बहुत ज्यादा खुश था। मैं बिना देरी किए सोने की चिड़िया को अपने बैग के अंदर रख लेता हूँ और अब मुझे इस कुएं के अंदर से बाहर निकलना था। अब मेरे पास ऊपर चढ़ने के लिए रस्सी वगैरह तो कुछ थी नहीं,
नहीं। और थोड़ा बहुत इधर उधर सुरंग में देखने के बाद मुझे दिखाई देती है कुछ सीढ़ियाँ, और ये मेरे लिए एक अच्छा जुगाड़ करने का काम कर सकती थी। मैं किसी तरह सीढ़ियों को एक के ऊपर एक करके अरेंज कर देता हूँ, जिसकी वजह से वो कुएं के बाहर तक का रास्ता निकाल देती है। और फिर बड़ी मैं सावधानी और मुश्किल से सीढ़ियों के ऊपर चढ़ता हूँ और कुएं से फाइनली मैं बाहर निकल जाता हूँ। अब सोने की चिड़िया मेरे पास आ गई थी, तो अब घर जाने का वक्त आ गया था। मैं फटक से साइकिल के ऊपर बैठता हूँ और वापस अपने प्लेन की तरफ निकल पड़ता हूँ। अब मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि उस पायलट ने प्लेन को अभी तक ठीक भी किया होगा या फिर नहीं। अब सोने की चिड़िया को ढूंढते हुए मेरे को 3 घंटे हो गए थे, तो मुझे लग रहा था कि प्लेन अभी तक बन ही गया होगा। पर रास्ते में जाते जाते मेरे साथ कुछ ऐसा होता है जो बिल्कुल भी अनएक्सपेक्टेड था। अचानक से मेरे पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, और ये दर्द को देख के मुझे याद आया कि मैं सुबह 2 नंबर को नहीं गया था। मैंने सोचा कि मैं थोड़ी देर तक रोक सकता हूँ, पर मेरा पेट और भी ज्यादा दुखने लगा और मेरे पास अब बिल्कुल भी कोई चारा नहीं था। इससे पहले कि कुछ गड़बड़ हो जाती, मैं साइकिल को फटाफट भगाना शुरू कर देता हूँ और साइकिल को लेकर सीधा पहुंच जाता हूँ शहर के सुलभ शौचालय की तरफ। वहाँ पहुँचते मैं अपनी साइकिल को फटाक से पार्क कर देता हूँ और जल्दी से सुलभ शौचालय के अंदर घुस जाता हूँ। अंदर जाने के बाद मुझे पता चलता है कि मेन बिल्डिंग की हालत तो काफी ज्यादा खराब है और मेन टॉयलेट की हालत तो और भी ज्यादा बुरी थी। दरवाजे नहीं थे, टाइल्स फटी हुई थी, पर मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, तो मैं यहीं पे अपना काम करना शुरू कर देता हूँ। ये मेरे लिए काफी एम्बैरेसिंग मोमेंट था, क्योंकि मैं यहाँ पे मिशन करने आया था और मैं देखो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। बड़ी मुश्किल और awkward तरीके से आखिरकार मेरा पूरा के पूरा पेट साफ हो जाता है। लेकिन इस चक्कर में मैं भूल ही गया था कि यहाँ पे तो धोने के लिए पानी ही नहीं था। अब ये काफी बड़ी गलती हो गई थी मुझसे, क्योंकि यहाँ पे हर तरफ सब सूखा सूखा था। यहाँ पे तो दूर दूर तक मुझे टिश्यू पेपर तक भी दिखाई नहीं दे रहा था, जिससे मैं अपना काम चला सकूं। मैं बुरी तरीके से फंस गया था और मैं चिल्लाने लगा, अरे भाई कोई आसपास है क्या? अगर कोई आसपास होगा तो भाई टिश्यू पेपर पानी लाके दो। अरे भाई कोई आसपास है तो लाके दो रे भाई। अब मैं जब पानी के लिए इस तरीके से चिल्ला रहा था, तो मुझे क्या पता था कि मेरी आवाज गलत लोगों तक भी पहुंच सकती है। अब थोड़ी देर बाद मुझे किसी के कदमों की आवाजें आने लग गई। मुझे लगा मेरे लिए कोई पानी या टिश्यू पेपर लेके फाइनली आ ही गया, लेकिन जो चीज मेरे सामने आई उसको देख के मेरी फट के हाथ में आ जाती है। मेरे सामने एक भयानक से खून से लथपथ आदमी था, जिसे देख के मैं बहुत ज्यादा डर गया था और मैं बिना पैंट पहने ही अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से कूदता हूँ और ऐसे ही टॉयलेट से वहाँ से भागने लगता हूँ। पर भागते भागते जैसे ही मैं बिल्डिंग से बाहर आता हूँ, सामने का मंजर देख के मेरे होश ही उड़ जाते हैं। वहाँ पे उसके जैसे और भी कई सारे थे। ये सब देख के मैं बहुत ज्यादा डर गया था, मुझे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था। लेकिन अब मुझे समझ में आ गया था कि हम उन आपतरों को मुर्दों की नगरी क्यों कहते हैं। मेरे सामने ऐसी कई सारी जिंदा लाशें खड़ी थी। ये सब देखने के बाद मैं सदमे में चला गया था, और तभी फिर से मेरे पीछे वो टॉयलेट वाला मुर्दा आ जाता है और मेरे पीछे बहुत जोर से चिल्लाने लगता है। वो मुझ पे हमला करने के लिए आ रहा था, तो मैं तुरंत अपनी साइकिल की तरफ जाता हूँ, उसके ऊपर बैठता हूँ और साइकिल को भगाते हुए वहाँ से निकलता हूँ। मुझे भागता हुआ देख वो मुर्दे मेरा पीछा करना शुरू कर देते हैं। अब मैं अपनी जान बचा के भागे जा रहा था और ये सारे के सारे मुर्दे मेरा पीछा करना शुरू कर दिए थे। ये मुर्दे मुझे काफी ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहे थे, और अगर मैं इनके हाथ आ जाता तो ये लोग मुझे मार डालते। मैं अपनी पूरी ताकत लगा के साइकिल के पेडल मारना शुरू कर देता हूँ, और वो मुर्दे भी मेरे पीछे भागते भागते आ रहे थे। अब ऐसा करते करते फाइनली मैं उस जगह पे पहुंच गया था जहाँ पे हमारा प्लेन क्रैश हुआ था। मुझे अब जल्दी से अपने प्लेन में बैठ के घर वापस जाना था, लेकिन मुझे क्या पता था कि वहाँ पे मेरा एक और मुसीबत इंतजार कर रही है। वहाँ पहुँच के मैंने जो देखा उसकी वजह से मैं पूरी हिम्मत हार चुका था। प्लेन का पायलट पूरी तरीके से खून में लथपथ था और देखने से लग रहा था कि उसकी मौत हो चुकी है, और प्लेन भी अब पूरा जल के खाक हो चुका था। ये देख के मेरा दिमाग पूरी तरीके से ब्लैंक हो गया था, समझ में नहीं आ रहा था मैं करूँ तो क्या करूँ। मेरी आखिरी उम्मीद तक टूट चुकी थी, तो मैं वहाँ से भागने लगता हूँ। मैं पूरी तरीके से पैनिक हो चुका था और समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। और जैसे मैं बिल्डिंग से टर्न लेता हूँ, तो मुझे दिखाई देते हैं कि मेरे सामने फिर से काफी सारे मुर्दे आ रहे हैं। अब वो सारे के सारे भागते हुए मेरे तरफ आ रहे थे, और मैं डर के मारे अपनी साइकिल को पीछे तक नहीं ले पा रहा था। मुझे लग रहा था कि ये मेरा आखिरी समय है और ये मुर्दों के हाथों से मैं मारा जाने वाला हूँ। अब इस वीडियो के आगे क्या होगा ये जानने के लिए दोस्तों आपको सेकंड पार्ट देखना पड़ेगा इस वीडियो का, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी काफी ज्यादा लंबा हो चुका है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो पे एक लाइक करो, शेयर करो, चैनल को दोस्तों पहली बार देख रहे तो सब्सक्राइब कर देना। और वैसे तो मैं कभी बोलता नहीं, लेकिन 15,000 लाइक करवा दो, जल्दी से नेक्स्ट पार्ट इसका आ जाएगा। और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।